हेलो फ्रेंड्स, एसएस स्टोरीज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुजुर्ग अम्मा का पत्र। एक 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला डीएम साहिबा के सामने एक पत्र को लेकर पहुंची और उस पत्र को पढ़ते ही डीएम साहिबा अपनी कुर्सी से उठकर आईं और उस बुजुर्ग महिला को गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में जिससे डीएम साहिबा अपनी कुर्सी छोड़कर सबके बीच उस मामूली सी बुजुर्ग औरत के गले मिलने लगी। यह घटना है एक महानगर की, कानपुर जैसे महानगर की, जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में देश की जनसंख्या निवास करती है, जहां प्राचीन संस्कृति से लेकर के आधुनिक योग्यता की हर एक निश्चित दूरी पर ही स्थित है, जहाँ के लोग मॉडर्निटी और संस्कृति दोनों को अपनाते हैं और दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस लाखों करोड़ों की भीड़ में डीएम कार्यालय पर बैठी एक डीएम साहिबा जी, जो कि अपनी ड्यूटी को सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से निभाया करती थी, जिन्होंने अपनी ड्यूटी से कभी कोई समझौता नहीं किया। अपनी निजी जिंदगी से ऊपर उन्होंने हमेशा ही अपने कर्तव्य को रखा और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उस अधिकारी का एकमात्र उद्देश्य था जनमानस की सेवा करना। उसे जितना हो सके उतना असहायों, मजबूरों या पीड़ितों की मदद करना। वह हमेशा ही लोगों के भले के बारे में सोचकर ही निर्णय लिया करती। वह बाहर से जितनी कठोर और अनुशासन प्रिय थी, अंदर से उतनी ही कोमल हृदय की भी थी, और इसी के कारण वे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्षम थीं, जिसके लिए डीएम साहिबा हर हफ्ते अपने जिले में ही एक ऑफिस में बैठा करती थी, जहां उनसे मिलने के लिए ना किसी को रिश्वत देने की जरूरत थी, ना ही किसी मीडिएटर की जरूरत थी। उस जगह पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात, अपनी परेशानी उनसे सीधा कह सकता था। ऐसे ही एक दिन डीएम प्रीति सिंह अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और हर बार की तरह भी इस बार ऑफिस के बाहर काफी लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, और वह एक एक करके लोगों को अंदर बुलाकर उनकी परेशानियां पूछ रही थी और यहीं पर उनका निवारण भी कर रही थी। एक एक करके जैसे जैसे पीड़ित व्यक्ति अंदर आते रहे, वैसे वैसे वह उनकी सहायता करती रही कि तभी दरवाजे से एक 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। डीएम साहिबा ने उन्हें देखा तो माताजी ने प्रीति सिंह को प्रणाम किया। प्रीति सिंह ने उसका प्रणाम लेते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया। वह बुजुर्ग महिला वहां बैठ गई और अपना वह पत्र उन्हें दे दिया जो उन्होंने डीएम साहिबा के लिए लिखा था। डीएम प्रीति सिंह ने बड़े ही संयम से वह पत्र पढ़ा, लेकिन यह बहुत ही अजीब बात हुई कि जैसे ही प्रीति सिंह ने वह पत्र पढ़ा तो वह उस पत्र को पढ़कर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गईं। यह देखकर वहां उपस्थित अन्य सभी अधिकारी चौंक गए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था और डीएम मैडम अपनी कुर्सी से क्यों उठ गईं। प्रीति सिंह अपनी कुर्सी से उठकर 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पास आईं और उनके पास आकर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें गले लगा लिया। जैसे ही प्रीति सिंह ने उस वृद्ध महिला को गले से लगाया कि वह महिला भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यूं रोता हुआ देखकर प्रीति सिंह ने उन्हें सांत्वना दी और समझाया कि माता जी, रोइए मत, परेशान मत होइए। आपकी जो भी परेशानी है मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी। आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। प्रीति सिंह ने उन्हें वहाँ बैठाया और उनके एक इशारे पर वहाँ खड़ा दरबान पानी का गिलास ले आया। प्रीति जी ने उन वृद्ध महिला को पीने के लिए पानी दिया और उन्हें सांत्वना दी। तब कहीं जाकर वह वृद्ध महिला थोड़ी शांत हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि एकदम से अपनी कुर्सी छोड़कर अपने आसपास उपस्थित सभी अधिकारियों के बीच अपनी कुर्सी छोड़ उस मामूली सी वृद्ध महिला के गले मिलने लगी और उससे ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे वह उनकी कोई रिश्तेदार है, जबकि प्रीति सिंह से उस वृद्ध महिला को आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर आखिर क्या थी उसकी कहानी? क्यों वह उस बुजुर्ग महिला को इतनी वरीयता दे रही थी? दरअसल उस वृद्ध महिला ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र के कारण इतना सब कुछ हो रहा था।
उस पत्र में उस वृद्ध महिला ने लिखा था, मेरी प्यारी एकदम बिटिया, किसी भी सरकारी अफसर को जब कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें प्रारंभिक शब्द बिल्कुल ही ऑफिशियल तरीके से लिखे जाते हैं, जिससे इंसान अपने पद की गरिमा को समझता है। लेकिन यहाँ तो उस वृद्ध महिला ने शुरू के कुछ शब्दों से ही डीएम साहिबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। इस संबोधन के बाद उस वृद्ध महिला ने लिखा, बिटिया, दरअसल अब से 15 साल पहले मेरे पति की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा, जो कि उनका इकलौता सहारा था, उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और मैं आज पाई पाई को मोहताज हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह ज़मीन जो मेरे पति की मौत के बाद मेरे बेटे को मिल गई, वह ज़मीन मेरे नाम करवा दी जाए, जिससे कम से कम मैं सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर तो नहीं रहूंगी। अब जो हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि ना जाने कब मेरा बेटा मुझे घर से बाहर निकाल दे, मैं उस डर से मुक्त हो जाऊंगी। यदि तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तुम्हारी प्यारी दादी माँ। यह उस पत्र के आखिरी शब्द थे। अब इन शब्दों को पढ़ने मात्र से ही डीएम साहिबा को उस बुजुर्ग महिला से एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो गया और इसी कारण वह अपनी कुर्सी से उठकर उस वृद्ध महिला के पास तक चली आईं। जब डीएम साहिबा ने वृद्ध महिला के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह वृद्ध महिला जैसे इतने समय बाद अपनेपन का स्पर्श पाकर अपनी भावनाओं पर काबू न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें इतना रोता हुआ देखकर डीएम साहिबा ने उन्हें फिर से चुप कराया और कहा कि माता जी, आप मुझे सारी बात बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है और आपके पति ने अपनी ज़मीन अपने बेटे के नाम क्यों कर दी। तब उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरा नाम कजरी देवी है और मैं शादी के बाद से ही शुरू से ही अपने पति के साथ यही पास के ही गांव में रहा करती थी। हमारा जीवन बहुत ठीक ठाक चल रहा था। हमारा एक बेटा और एक बेटी थी, जिसमें से बेटे को हमने पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया और इसके विपरीत बेटी की पढ़ाई तब तक पूरी भी नहीं हुई थी। उसी समय मेरे पति ने उसकी शादी करवा दी। क्योंकि हम एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं तो गांव की सोच तो तुम समझती ही हो बिटिया। बस ऐसा ही कुछ था कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना सही नहीं है और फिर 12वीं के बाद उसकी इतनी उम्र हो जाती है कि उसकी शादी कर दी जाए। जैसे तैसे मैंने अपनी बेटी को और आगे पढ़ाने के लिए अपने पति से बात की और उन्होंने उसे आगे पढ़ाया भी। लेकिन जब तक वह अपनी बीए पूरी भी नहीं कर पाई, मेरे पति ने उसकी शादी करवा दी और बेटा ऐसे ही एक कंपनी में नौकरी करने लगा। इधर मैं और मेरे पति भी अपनी जिम्मेदारियों में अब अपने बेटे की तरफ से थोड़े ही परेशान थे। बेटी की तरफ से अब हम निश्चिंत हो चुके थे, तो थोड़े बहुत समय बाद हमने अपने बेटे की भी शादी कर दी। जब बेटे की शादी हो गई तो उसके बाद से भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, क्योंकि मेरे पति अपनी खेती बाड़ी संभाला करते थे और खेती की सारी जिम्मेदारी वह खुद ही देखा करते थे। लेकिन अब से 16 साल पहले अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई। जब मैं अपने बेटे के साथ उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची तो पता चला कि उनकी तबीयत सही नहीं है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अभी हमें सारे चेकअप करवाने होंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन वहाँ पर वह भी सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने यही कानपुर के ही एक बड़े अस्पताल में मेरे पति को रेफर कर दिया। जब हम उन्हें लेकर वहाँ पहुँचे और उनके चेकअप वगैरह करवाए तो पता चला कि वह उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है। यह सुनते ही मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। लेकिन फिर भी बेटे ने हिम्मत दी और कहा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, मैं हूं तो सही, मैं सब देख लूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, पापा ठीक हो जाएंगे। मेरे बेटे से मेरी बहुत हिम्मत बन गई थी। लेकिन हमेशा हमारा सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है बेटा। हम बहुत कोशिशों के बावजूद भी हाथ पैर मारकर बैठ गए और मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। हम लोग कुछ ना कर सके। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आखिरकार हमारे हाथ खाली रह गए और मेरे पति भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब कुछ सहन करना, लेकिन फिर बेटे ने मुझे हिम्मत दी और समझाया, तो मैं भी धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश करने लगी और पोते पोती के साथ अपना बाकी समय बिताने लगी। धीरे धीरे मैं अपने दुख को भूलने लगी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
इधर की जमीन जो कि उनके हिस्से में थी, मेरे पति की मौत के बाद मेरे बेटे ने बहुत भागदौड़ की और आखिरकार उसने वह जमीन अपने नाम करवा ली। थोड़ी बहुत जमीन पर झगड़ा चल रहा था और वह जमीन भी आखिरकार मेरे बेटे के नाम ही हो गई। लेकिन जब से बेटे के हाथों जमीन लगी, तब से मेरा बेटा धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब अपनी पत्नी के गुण गाने लगा। बहू भी छोटी छोटी बातों पर मुझे ही उल्टी बातें सुनाने लगी। थोड़ा बहुत तो हर घर की कहानी है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं उस पर ज़्यादा कोई भी प्रतिक्रिया दूं, लेकिन मेरे बेटे बहू को उससे संतुष्टि नहीं थी। शायद वह चाहते थे कि मैं कोई प्रतिक्रिया दूं, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि उनके इस व्यवहार से मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे दुख हो रहा है। मैं जब कभी खाने बैठती तो बहू मुझे कई कई बार खाने से उठाकर छोटे मोटे कामों में लगाए रखती और कई बार तो मुझे खाने को लेकर भी ताने सुना देती। इन सब बातों पर भी कुछ ना कहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपना समय ऐसे ही बिताना है। और फिर बेटे और बहू के अलावा मेरा अपना कोई था भी तो नहीं। कौन मेरा जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकूं? आज के ज़माने में कोई किसी के लिए भला क्यों करने लगा? बस यही सब सोचकर जैसे भी हो रहा था, बहू बेटे के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वक्त को शायद यह भी मंजूर नहीं था और इसीलिए बहू को उसकी कुछ सहेलियों ने भड़का दिया और कहा कि तुझे बुढ़िया को झेलने की ज़रूरत ही क्या है? इस बुढ़िया से तुझे आसानी से मुक्ति मिल सकती है और फिर तू अपने घर में महारानी बनकर रहना, तेरा पति और तू, बस तुम दोनों ही रहोगे। अब इस बुढ़िया को तुम्हें झेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उन लोगों ने बहू को बहुत कुछ समझाया और बहू ने भी उनकी बात मानी और अगले ही दिन से बहू ने मुझे एक समय खाना देना बंद कर दिया और यहाँ बैठा जो गांव के वरिष्ठ लोगों के पास बैठता उठता था, उसने अपने पिता की सारी जमीन जायदाद अपने कब्जे में कर रखी थी। मेरा बेटा तो किसी चीज पर कोई अधिकार ही नहीं था। बेटा ही पूरी खेती बाड़ी को करता और उसके सभी पैसे भी अपने पास रखता। मेरे पास ना तो आय का कोई साधन था और ना ही मेरे लिए कोई कुछ करने वाला था। लेकिन बस बेटा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही चलता रहा तो मैं वक्त से पहले मर जाऊंगी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर मैं ऐसे ही मर गई, अपने बेटे बहू के तड़पते हुए, उनके अत्याचारों को सहते हुए मैं मर गई, तो आगे भविष्य में और भी ऐसे कई बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा कि तू इसमें मेरी मदद करे। दरअसल मेरे पति की इजाज़त पर उनकी मौत के बाद जितना हक मेरे बेटे का है, उतना ही मेरा भी है। ऐसे में जब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो उस जमीन जायदाद पर मेरा बराबर का अधिकार है और मैं अपना वह अधिकार छोड़ना नहीं चाहती। बस इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बेटा, हो सके तो मेरी मदद करो। जब डीएम साहिबा ने उन माताजी की फरियाद सुनी, तो उन्होंने तुरंत ही वहां उपस्थित अन्य अधिकारियों को इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन पर माताजी उनके उस पत्र से जो अपनापन उन्हें मिला था, उसके कारण वह कहीं न कहीं माताजी के उस दर्द से भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही थीं। और वैसे भी यह तो उनका फर्ज था, तो इसलिए अपना फर्ज का पालन करते हुए उन्होंने आगे की कार्यवाही की और माताजी को गाड़ी में उन अधिकारियों के साथ भेजा और जल्द से जल्द कार्यवाही करने को कहा। इस तरह से लंबे समय तक वह कार्यवाही चली और यह मामला, क्योंकि सीधे डीएम साहिबा ने अपने संज्ञान में लिया था, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और माताजी को न्याय दिलाया। जल्द ही उनके पिता की जमीन में से आधी जमीन उन माताजी के नाम कर दी गई। क्योंकि वह जमीन उनके पुरखों की थी, तो इस पर उनके बेटे का भी अधिकार था। आधी जमीन और माताजी के नाम कर दी गई और इसके बाद उनके बेटे को हिदायत भी दी गई कि यदि वह अपनी मां के साथ मारपीट या अन्य कोई भी घरेलू हिंसा करता है, तो उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। और डीएम साहिबा ने स्वयं ही 2 पुलिस वालों को उन माताजी के घर भेजकर उनके बेटे को यह चेतावनी दिलवाई।
जिससे उनके बेटे और उनकी बहू ने उन माताजी पर हाथ छोड़ना बंद कर दिया। अब माताजी अपने लिए खाना पीना सब कैसे ही करती, तो इसके लिए डीएम साहिबा ने उन्हें यह सुझाव दिया कि यदि वह चाहें तो अपनी कुछ जमीन बेचकर उस पैसे से आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं, क्योंकि आज के समय में जिसके पास पैसा है उसे किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि माताजी के पास पैसे हैं तो उनके लिए ना खाना बनाने वालों की कमी है और ना ही उनकी सेवा करने वालों की। तो बस माताजी ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने अपनी उस जमीन का हिस्सा बेच दिया, बाकी का हिस्सा उन्होंने लगान पर दे दिया और माताजी का खर्चा तो बहुत अच्छे से चल जाया करता था। बचे कुछ पैसे वह यह गरीब अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। जब उनके बेटे ने अपनी माँ को ठाट बाट से हर शौक मौज करते देखा तो बेटे और बहू को जलन होने लगी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे और फिर वह तो ठहरे पैसे के लालची। तो उन्होंने यह योजना बनाई कि क्यों ना वह किसी तरह से अपनी माँ को अपने पक्ष में ले लें और उसके बाद अपनी जमीन जायदाद को अपनी माँ के नाम करवा लेंगे। यही सोचकर उन दोनों ने अपनी माँ की खूब सेवा की और उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन इस बार वह वृद्ध महिला धोखा खाने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू को भी इसी धोखे में रखा कि वह सारी जमीन जायदाद उन्हीं के नाम कर जाएंगी। लेकिन अंत समय तक जब बेटे बहू ने उनकी खूब सेवा की तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को केवल उतने ही पैसे छोड़े जितने पैसे उनकी देखरेख करने वाला व्यक्ति लिया करता था। बाकी के पैसे उन्होंने अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को दान कर दिए और अपनी जमीन भी उन्होंने अनाथ और वृद्ध लोगों के नाम कर दी। और उनकी मौत के बाद बेटे और बहू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन सही मायने में उनकी गलती का एहसास भी हो गया, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली थी। और फिर जो औलाद अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करे उसके साथ इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।